नमस्कार, आप साथ मौजूद हैं रायपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक उमेश शर्मा काऊ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि 3 बार के आप विधायक रहे हैं, रायपुर विधानसभा में आपकी एक पकड़ है, वर्चस्व है और सही मायने में आप जनता के प्रतिनिधि हैं। उसके मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। पंचायत का मेंबर, फिर उप प्रधान, प्रधान, ब्लॉक उप प्रमुख, 2 बार जिला पंचायत सदस्य, फिर ये क्षेत्र बना, डिप्टी मेयर बना और फिर लगातार ये व्यक्तिगत कारणों से भी ड्यूटी समझ के जब जब रात दिन मेरी जनता को ज़रूरत होती है, मैं उनके साथ रहता हूँ। आप काम करते हैं इसलिए आप नंबर 1 पे हैं। अ, अगर बात करें सर, 2012 में आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हराया। समन्वय के साथ नहीं, मुझे तो गर्व था और मैंने ये बात त्रिवेंद्र जी से कई बार जिस क्षेत्र से निर्वाचित हों उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व
मैं कर रहा हूँ और उस ही में निवास करने वाले मुखी के रूप में मुख्यमंत्री हों, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। काऊ जी, हम अमूमन ये सुनते रहते हैं कि अगर सत्ता में कोई और पार्टी हो तो विपक्षी दल का अगर कोई विधायक है तो कहता समस्या बहुत होती है, हमारी सुनते नहीं है, हमारा काम नहीं हो पाता। आप जब कांग्रेस में थे, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके काम नहीं हो पा रहे हैं? बहुत काम किए मैंने, ये नहीं मेरे चाहे बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब भी काम हुए। लेकिन कुछ बातें जब बाद में व्यक्तिगत रूप से रुकने के काम होने लगे, तो तब थोड़ा सा आदमी कभी सहता है फिर विद्रोह करता है, तो उसका नतीजा है। और हमें सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है और अमित शाह जी की, वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके प्यार और स्नेह, उनकी वजह से हम इस परिवार को बदल के इस परिवार में। और आपको बताता हूँ, हमने बहुत प्रयास किया जब कांग्रेस में थे। राहुल जी, अंबिका सोनी हमारी प्रभारी थी कि बहुत बार कि हम लोगों की बात सुन ली जाए। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक एक प्रधान तक की सोच और फिक्र उनको रहती है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरा रहता है, जब आप कांग्रेस में रहे, क्या वो ऐसी वजह थी, क्योंकि पहले आप कांग्रेस से जुड़े, उनकी हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, क्या वजह रही काऊ साहब कि आपने कांग्रेस बदली और आप बीजेपी में शामिल हुए? नहीं, वजह तो मैंने बताया ना, जब हमारे कामों को दिक्कत आने लगी और जो काम करके व्यक्तिगत रूप से मेरे अटैक होने लगे और जो मेरे काम थे उनको रोके जाने का काम करने लगे। हर काम में मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी थे, लेकिन उनके जो करिंदे थे दूसरे, उनके जो मतलब अघोषित रूप से वो काम देखते थे, उनका हस्तक्षेप बहुत होने लगा, तो वही हमारा विरोध था। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी अगर कभी ऐसी भविष्य में भाजपा में ऐसी स्थिति बनती है तो आप घर वापसी करेंगे, ये या कभी फिर संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं है? यानी कि उमेश शर्मा काऊ हमेशा भाजपा के साथ ही रहेंगे? मैंने कहा ना, अभी आप भूल गए, अभी 1 मिनट क्योंकि पहले कहा कि जितना प्यार राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया, इतना तो कभी हमें अपने परिवार में नहीं मिला। क्योंकि इसलिए ये बात अपने सामने आ रही परिवार है। में, अपने व्यक्तिगत परिवार की बात कर रहा हूँ। जी। आज कोई भी दिक्कत होती है, सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व से फोन आता है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जिन हमारे कई जगह के मुख्यमंत्रियों को टाइम नहीं मिलते, हमसे सीधी बात हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बात इसलिए उठकर आई थी काऊ साहब, क्योंकि जिस टाइम पे यशपाल आर्य जो बड़ा चेहरा थे भाजपा के, कांग्रेस छोड़ के वो भी आए थे, हरक सिंह रावत भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी में अलग ही वर्चस्व रखते थे। वो जब पार्टी छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो बीजेपी को कभी छोड़ेंगे। उस वक्त आपका भी नाम शुमार हुआ था कि हो सकता है अब काऊ भी जो है घर वापसी करें। हमारी जो प्रदेश की लीडरशिप है, उनकी थोड़ी सी गलती रही। अगर यशपाल जी का पता लगता है कि इतने वो दुखी हैं, और जब तक मुझे सौंपा गया तब तक वो देर हो गई थी, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया, वो दूसरे परिवार में पहुंच गए थे। अगर मेरी उनसे बात हुई होती और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बात हुई होती, तो ये कभी भी संभव ही नहीं था कि वो पार्टी छोड़ के जाते। अगर एक वाक्य की हम बात करें, धन सिंह रावत जी का एक कार्यक्रम था आप ही के विधानसभा में, और वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने आपका विरोध किया था, जिसको लेकर आप काफ़ी मुखर भी हो गए थे, और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी आपने बात की थी। क्या वजह मानते हैं, इतने लोकप्रिय नेता आप हैं, लोगों के बीच आप जाते हैं, सारी समस्याएं सुनते हैं, फिर उस विरोध का कारण क्या मानते हैं? जी, वो व्यक्तिगत नहीं था, वो कुछ लोगों ने जानबूझ के कुछ इस तरह का किया था। अब पुरानी बातें हो गई, हमने सब माफ़ कर दिया, क्योंकि चुनाव हो गया, जनता ने फिर अपना फैसला सुना दिया। कुछ लोग मुझे विधायक नहीं मानने को तैयार थे, और सब कुछ आपके सामने है। टिकट के लिए धरने प्रदर्शन किए गए, मेरे खिलाफ
अब वो सब जिसने जो किया वो जाने। मैं जनता का आज प्रतिनिधि हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। और धन सिंह जी मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, और उनका स्नेह भी है, और मेरा उन्हें आशीर्वाद भी है। बिल्कुल, आपने सबको माफ़ कर दिया, इसीलिए आप जनता के इतने प्रिय प्रतिनिधि हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी एक पार्टी ने कभी रिपीट की हो सरकार, और वो संभव हुआ मोदी लहर में। मोदी लहर, आप क्या मानते हैं इस प्रदेश में मोदी लहर काम आई? देखिए, मोदी जी का नाम तो है, मोदी जी के काम है, और मोदी जी के साथ साथ सरकार के भी काम है। देखो, जो केंद्र की योजना है उनको प्रदेश में लागू करने का काम प्रदेश सरकार का है। आज चौंकेंगे, हरक सिंह भाई को हम एक ही बात समझाते रहे कि सरकार आ रही है, उनका एक ही कहना था सरकार नहीं आ रही। तो आप देख लो लीजिए, मैंने जो कहा, हमेशा मैं कहता था कि हम 42 से ऊपर जाएंगे, 47 आए। ये मेरा था, आज का नहीं। और ये बहुत दिन से, क्योंकि मैं तो जनता में रहता हूँ, मुझे पता था कि जनता में क्या है। और रायपुर जो है वो मिनी गढ़वाल है और मिनी कुमाऊँ है, पूरी राजधानी है। मेरी रायपुर में टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, धारचूला तक के लोग रहते हैं। मेरे उनसे कोई भी किसी का छोटा भी फंक्शन हो, शादी हो, भागवत हो, कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उनसे मेरी चर्चा होती है, तो सारी नवज पूरे प्रदेश की पता है। मैं हमेशा कहता था कि सरकार हमारी आएगी। आपको आपकी पार्टी पे विश्वास था? बिल्कुल, कामों पे। देखो, मोदी जी ने जो, अब आपको भी लगने लगा होगा, 4 धाम वाली जो चल रही है, और ये जो रोड बननी है, फ़िलहाल 3.5 घंटे लगते हैं, एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो 2.5 घंटे में। अब लोग यहाँ से दिल्ली अगर नौकरी करनी होगी, सुबह जाएंगे, शाम को घर आएंगे। कितना बड़ा काम। एक तो हमारा जो गढ़वाल कुमाऊँ है, संयुक्त परिवार हैं आज भी, उनके खाते भी संयुक्त हैं। और ये जो किसान निधि है, एक परिवार में 10 लोग हुए तो साल के कितने 60,000 रुपये आए ना, तो उसका कितना बड़ा काम है। आजकल तो जो उनको इतना पैसा तो वहाँ पे जो बंदरों से या वैसे खेती करके तो मिलता भी नहीं होगा, जो घर बैठे उनको मिल रहा है। फिर फ्री राशन, मतलब ऐसी इतनी योजनाएं थी, मैं गिनाने लगूंगा तो पूरा दिन, मतलब कई घंटे चाहिए। वो सारी योजनाएं धरातल पर आई हैं, उन्हीं का लाभ हुआ। धामी 2.0 जब बनी जी। तब मंत्रिमंडल में जगह मिलने में आपका नाम भी शुमार था। देखो, ये एक तो मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है और एक पार्टी का। पार्टी जो निर्णय करना चाहे तो उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते। पार्टी ने जो काम हमको विधायकी का दे रखा, हम कर रहे हैं। जो पार्टी आगे देगी वो हम करेंगे। लेकिन खाऊ साहब, एक पर्सनल टच में अगर बात की जाए, हर कार्यकर्ता नेता जब काम करता है, आपकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है अपने विधानसभा में, जनता के सबसे प्रिय नेता आप हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हैं, सबकी नब्ज आपके हाथों में है, सबको आप जाते हैं, आप तो करता धरते हैं, मैं सेवक हूँ। आप और जानते हैं। देखो पार्टी कब क्या निर्णय करती है ये पार्टी के ऊपर है। तो पार्टी हमसे क्या काम ले रही है मैं बता नहीं सकता। पार्टी हमसे बहुत काम लेती है, हम वो करते हैं, और हमसे जितनी मेहनत से पार्टी के जो भी निर्देश होते हैं हम उनका पालन करते हैं। तो यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार अब जो हो रहा है, जो चर्चाएं हैं, आप उम्मीद रखते हैं? मैं नहीं कह सकता, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी हाईकमान का है। पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री जी जो निर्देश देंगे, मैंने कहा मैं उसको पूरा करूंगा, और उसके भी साथ कर्तव्य, फर्ज और ड्यूटी समझ के करूंगा। कांग्रेस में रहते हुए काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में आपके क्या अनुभव रहे हैं? आपने कहा आपको पार्टी के कामों पर विश्वास है, उनकी योजनाएं, उन्होंने आपको प्रभावित किया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने हर विधायक से 10 योजनाएं मांगी। अगर रायपुर में जितना काम आपने किया है,
आपकी तरफ से वो 10 योजनाएं कौन सी हैं? आपने पूछा काम हुआ है, काम जो हो गया उसकी थोड़ी हम भेजेंगे, जो होना है उसकी भेजेंगे। मैं वही कह रही हूँ सर कि योजनाएं तो आपने काम बहुत किया है, हाँ। और कौन सी ऐसी योजनाएं जी, हैं जिनको ये मैं बताता हूँ। जी मुख्यमंत्री जी का 4/10 को लेटर और 6 तारीख को मैंने योजनाएं 10 अपने वो विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग और शहरी विकास, स्वास्थ्य, पेयजल और हमारे जितने भी विभाग से संबंधित है उन विभागों की लेके 10 के 10 पॉइंट बना के उनको अगले 6 तारीख को मैंने 6/10 को उनको भेज दिया था। और उसमें अब मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार की आर्थिक स्थिति और धन के लिए कितनी उपलब्धता है उसके ऊपर निर्भर है। इसी सवाल पे मैं आना चाह रही थी कि धामी जी ये कहते हैं कि योजनाएं हम लेकर आएंगे, हमारे प्रदेश में योजनाएं होंगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा। वो योजनाएं कैसे क्रियान्वित होंगी, फंड्स कैसे आएंगे? जी मैं बता तो रहा हूँ। देखो, उसके लिए जो हमारा राज्य में जो हमें राज्य से सेक्टर से आना है, जो स्टेट हम करते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या हमारे खनन हो या हमारा लीगल ये आबकारी हो या और जिससे भी है, उसके अलावा सबसे बड़ा है डबल इंजन केंद्र से। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का और जितने भी संबंधित मंत्री हैं उनका आशीर्वाद उत्तराखंड पे विशेष रहता है। हमारे अधिकारियों का ये है कि जितनी अच्छी से अच्छी योजनाएं और प्रोजेक्ट बनाएं और केंद्र में वो भेजें, और जितने ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट लेके और केंद्र से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण उत्तराखंड के प्रोजेक्ट सब पास होते हैं। तो ये जो हम लोगों से मांगे गए हैं सब विधायकों से, और अगर सब विधायक अपने जो उनको ज़रूरत है, लेकिन उसमें ये चीज़ हो कि वो काम ऐसा भी ना हो कि जिसको नहीं कर सकते, जनता को अधिक से कम धनराशि में ज़्यादा जनता को लाभ हो, वो अगर प्रोजेक्ट हम बना के हम भेजेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो प्रदेश सरकार है वो उसके प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र को भेजेगा तो हमें धनराशि मिलेगी, प्रोजेक्ट स्वीकृत होंगे और हमारा प्रदेश 2000 मुख्यमंत्री जी का जो सपना है युवा प्रदेश 2025 तक, मतलब इसका स्वरूप एकदम बदलने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। बिल्कुल, आपने क्रियान्वयन की बात की कि योजनाएं तो ले आती है सरकार, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन पर असर पड़ता है। हाल ही में जब स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब से शुरू हुआ तब से विवादों के घेरे में है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी ली थी उसको लेकर, और ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, सुनती नहीं है, हावी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, काम करते हैं, थोड़ा सा व्यवहारिकता में वो कमी आ जाती है। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया है तो उसका एक तो या तो आपको ग्राउंड पूरी फील्ड में उसका मालूम हो। अब जैसे पहले जब रमाडा में ये पहली बैठक हुई थी, स्मार्ट सिटी आना था और प्रोजेक्ट मंजूर हो गया था, उसके लिए बना रहे थे, तो इस पे चर्चा हो रही थी स्मार्ट सड़कों पे। तो मैंने एक विषय उठाया था कि राजपुर रोड पे एडीपी ने करोड़ों रुपया लगाया, पाइपलाइन लाए, और आज तक एक भी आदमी को उस पर पानी नहीं मिला। फिर 32 करोड़ की उसी पे योजना सौंदर्यकरण की कर दी। तो मैंने तब कहा था, मैंने कहा ये करने से पहले राजपुर रोड पे हमें चाहिए क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी पार्किंग, नहीं है, कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, कि आप इसको करने से पहले क्या व्यवहारिकता है, आप कहाँ हम पार्किंग बनाएंगे। उसमें ये प्रिंस चौक से आरा घर की सड़क के थे जो अब टेंडर हो रहे हैं, और इनके साथ सीवर के भी थे। तो अब व्यवहारिकता देखो, आप लोग अपने कमरे में बैठ के योजना बनाएंगे, आरा घर पे आपने सीवर ला के ख़त्म कर दी। भाई वो तो जहाँ आपका ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक जाना है ना, वो तो मथुरा वाला की तरफ है, आगे जाके यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ तक जोड़ोगे नहीं
जो पुरानी लाइनें हैं आज से सन 75 और 80 की, आप उनमें जोड़ देंगे तो फिर जो नीचे का नया क्षेत्र है वो कितनी आबादी, वो जो पुरानी लाइनें उनमें नया सब जोड़ दोगे, क्या होगा? सब घरों में ओवरफ्लो होगा, वापस पानी सीवर का जाएगा। तो ये तो जनता को लाभ कहाँ होगा? जनता को ही और समस्या पैदा कर देगा। हमारा काम है कि चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोजेक्ट अगर प्रदेश में आया, पैसा किसका है? जनता का है ना। उसके काम आए, उसके सदुपयोग हो, तो व्यवहारिक रूप से बैठ के आपसी में तालमेल हो, अधिकारी और जनप्रतिनिधि। जरूरी नहीं है हम तो, देखो मैं बताता हूँ कि 5 साल में दूसरी बार मुझे बुलाया गया। पहली बार में मैंने एक आपत्ति की थी परेड ग्राउंड पे। एक कोर्ट का ऑर्डर था कि उसका स्वरूप ना बदले। उसमें 2 जिक्र थे, जो हमारे नैनीताल हाई कोर्ट है कि एक पूरे देहरादून के अंदर खुले में जो हमारे जो बड़े पार्क ग्राउंड के रूप में है, रेंजर कॉलेज और परेड ग्राउंड है, आप इनका कभी मतलब इनका स्वरूप ना बदले। आज क्या हो गया, क्या क्या बना दिया वहाँ। तो वो मैंने उस समय डीएम और एमडीडी के वीसी और प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी थे श्रीवास्तव जी, उनको दिया था। हुआ क्या, उसके बाद उन्होंने मुझे इस मीटिंग से ही बाहर कर दिया। मैं धामी जी का आभार और धन्यवाद देता हूँ कि शायद हम लोग अच्छा सुझाव देंगे, इसलिए पुनः ये जो मीटिंग थी मुझे बुलाया, तो उसमें हमने ये रखी बातें। और देखो, निश्चित रूप से जनता का पैसा अगर लग रहा है, उसमें सरकार का नाम भी होता है और जनता खुश भी होती है, अगर व्यवहारिक रूप से हम अपना प्रोजेक्ट और काम बनाकर उसको करेंगे। बिल्कुल। और रायपुर में जितना आपने काम किया है, जब से अस्तित्व में आई है, आपने कायाकल्प किया है, कितनी समस्याएं हैं? जैसे देहरादून में है ये समस्या वाटर लॉगिंग की। देखो, हमेशा विकास हमेशा आप कितना भी करो वो कम रहता, लेकिन कुछ तो ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट्स होते हैं। अरे 2012 से पहले किसी ने रायपुर देखा होगा? क्या सड़कें थी, कई नए नए मार्ग बनाए, और हमने जहाँ से पलायन हो रहा था, लोग छोड़ के घर आ गए थे। आज जाके देखो ना, ओली देखो, द्वारा देखो, जो हमारे हिल के जो गांव खाली हो गए थे, आज जाके देखो ना कि कैसे वापिस लोगों ने, और वहाँ ज़मीनें तक नहीं मिल रही। जो 5,000 रुपये बीघे की ज़मीन थी, आप 50,000 रुपया, 50 लाख रुपए की रेट हो गए वहाँ। ये इसको कहते हैं कि विकास। और विकास के लिए हमेशा प्लानिंग से काम करना पड़ता है। वो आज के लिए नहीं है, आज का जो हम काम करेंगे आगे के 50 साल को लेके करेंगे। कुछ तो ऐसा चैलेंजिंग रहा होगा और अभी भी है कि ये चीज़ ऐसी है जो थोड़ी चैलेंजिंग है लेकिन हो जाएगी। बहुत चीज़ें हैं। वो कौन सी ऐसी लगती है आपको? सबसे बड़ी तो इस समय हमारे नौजवानों के लिए रोजगार है, और उसको, और सबसे बड़ा जो अब नया आ रहा है नई पीढ़ी के लिए, नशे से उसको बचाने का है। और देखो, विकास तो ये सड़कें बनती रहेंगी, और जो पेयजल की योजनाएं आती रहेंगी, आबादी बढ़ती रहेगी। हमारे तो सबसे पहले जब मैं चुनाव लड़ा था, तब डोईवाला और रायपुर एक ही विधानसभा थी, 70,000 वोट थे 2002 में। फिर 2007 में लड़े, पूरे में 90,000 थे। फिर रायपुर बनी, तो पहले रायपुर में लड़ा 90,000 पे, दूसरा लड़ा तो 1,30,000 पे, 1,80,000 पहुंच गया इस पे। आप देखो ना कि सारा हमारा, अभी मैंने शुरू में कहा कि रायपुर मिनी उत्तराखंड होता जा रहा है। पूरा ये क्यों होता जा रहा है कि सारा हमारा पहाड़ खाली हो रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता है, उसको रोकना होगा। आज हमारे नगर निगम देहरादून है, 24 वार्ड रायपुर के हैं उसमें। तो ये आने वाले समय में अब हम पे ना तो खेती रहेगी, ना कोई, और पुराने, ये सारी चीज़ें अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ कोई बड़ा कोई पिकनिक स्थान भी बने, कोई हॉस्टल, मतलब हॉस्पिटल बड़ा हो। वो बना रहा हूँ, रायपुर को बड़ा कर दिया, हो रहा है। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं,
वो अभी मैं छुपा के रखूँगा, मुख्यमंत्री जी का कितना आशीर्वाद मिलता है। अगर वो मिला तो बहुत कुछ रायपुर की कायाकल्प होगी और रायपुर नंबर 1 पहले भी रहा, आदर्श विधानसभा बनेगी और विकास में भी रायपुर नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 उमेश शर्मा काऊ के अंडर नंबर 1 रायपुर बनेगी। ये मैंने कहा ना कि जब जब कोई नई चीज़ बनी, चाहे वो ब्लॉक रायपुर बना हो, चाहे नगर निगम बना हो, मैं भी जब पंचायत में मेंबर था, वो नंबर 1 था, उस वार्ड का नाम राजीव नगर है, वो 1 नंबर था, वहाँ से पंचायत मेंबर बना। तो ये सब नंबर 1 के हिसाब से तो रायपुर भी नंबर 1 होता है और रायपुर की जनता इतना प्यार करती है कि हर बार नंबर 1 बना देती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, जी। ये बेदाग छवि जो आपकी रही है ऐसे माहौल में जहां पर आज के समय पर राजनीति ऐसी हो गई है कि कोई नेता उससे अछूता नहीं है, कोई कार्यकर्ता अछूता नहीं है, कोई ना कोई विवादों से वो घिर जाता है, ऐसे में उमेश शर्मा काऊ पे कोई दाग नहीं, कोई विवाद नहीं, क्या कहेंगे? ईश्वर का आशीर्वाद और संस्कार, हमें संस्कार मिला है, ईश्वर का आशीर्वाद है। हम रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी ईश्वर हमसे कराए, नेक काम कराए। अगर दाग लगेगा, ईश्वर हमारे ऊपर लगेगा, तो समझो हमारी सेवा, हमारे कर्तव्य फर्ज हम सही नहीं कर पा रहे, उस पे लगेगा। तो ईश्वर की कृपा से और जनता के प्यार से जो भी मैं काम करता हूँ, चाहे कोरोना के अंदर काम करने का था, आपदाओं में काम करने का था, पब्लिक के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है और सरकार का सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से वो काम आराम से होता है और बिना किसी दाग के होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में। और आपने सुना कितनी बेबाकी से, कितनी आसानी से, खुलकर हर सवाल का जवाब उमेश शर्मा काऊ ने दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो नंबर 1 पोजीशन पे हैं वही नंबर पोजीशन उनकी बरकरार रहे और रायपुर विधानसभा और आगे बढ़े। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।